शुरू में हम मैथ्यू से मिलते हैं जिसकी वाइफ क्लेयर को कैंसर है। मेडिकली अब उसका इलाज पॉसिबल नहीं क्योंकि कैंसर उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। क्लेयर ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए अब उसने अपना इलाज करवाना भी बंद कर दिया था, यहाँ तक कि अपना ब्लड सैंपल लेने से भी। पर फिर मैथ्यू के इंसिस्ट करने पे उसे अपनी नर्स को अपना ब्लड सैंपल देना पड़ता है। ब्लड सैंपल देकर जैसे ही नर्स बाहर जाती है, मैथ्यू का कजन उसे बातों में लगा लेता है और यहाँ मैथ्यू अपनी ही वाइफ का ब्लड सैंपल उसके पास से चुरा लेता है। इस सब के पीछे रीजन क्या है ये तो हमें आगे ही जाकर मालूम होगा। नर्स के जाने के बाद जब मैथ्यू का कजन उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों किया, तब मैथ्यू उसे भी बस इतना ही कहता है कि मुझे क्लेयर को ठीक करने का एक नया रास्ता मिला है। साफ जाहिर था कि उसने ब्लड चुराया है तो वो कोई रिचुअल ही करने वाला था। वो अब बाहर में जाकर एक एल नामी आदमी से मिलता है जो उसे क्लेयर को ठीक करने का एक रिचुअल बताने वाला था। ये लोग एक बहुत ही भारी बोरी को अपने घर ले आते हैं। एल कहता है इसे ऐसी जगह पर रखना जहाँ किसी का आना जाना ना हो, इसीलिए मैथ्यू उसे बेसमेंट में रख देता है। अब एल उसे कहता है कि तुम एक कैंडल लेना, कैंडल जलाने के बाद तुम क्लेयर का ब्लड इस बोरी के अंदर डाल देना, फिर अपनी विश मांगना। याद रहे कि विश मांगने के बाद ना तो तुमने इस बोरी की तरफ देखना है और ना ही इसे छूना है। यहाँ तक कि जिस कमरे के अंदर ये बोरी है तुमने वहाँ जाना भी नहीं, तुम उल्टे कदमों वहाँ से वापस आ जाना और फिर बस ये बोरी अपना कमाल दिखाएगी। याद रहे कि इस बोरी से बातें बिल्कुल भी नहीं करनी। मैथ्यू कहता है अरे मैं पागल हूँ, मैं क्यों उससे बातें करूंगा। एल जवाब में कहता है ये बात तो तुम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जान जाओगे। हो सकता है कि 3 दिन तक तुम्हारे घर में कुछ ऊट पटांग की चीजें हों, तुम्हें उन चीजों को बर्दाश्त करना है और 3 दिन बाद तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। वो आदमी मैथ्यू के घर से चला जाता है। रात होने पर हम देखते हैं कि मैथ्यू उसी रिचुअल को करने के लिए बेसमेंट में आ गया है। एल के कहने के मुताबिक उसने कैंडल जलाई, अपनी वाइफ क्लेयर का ब्लड उस बोरी में डाला और विश मांगकर उल्टे कदमों पीछे की तरफ मुड़ गया। लेकिन यहाँ तभी गलती से दरवाजा बंद करते हुए अब उसका लाइटर इसी कमरे के अंदर गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए मैथ्यू को इस कमरे का दरवाजा खोलना पड़ा और ऐसे मैथ्यू ने रिचुअल का एक असूल तोड़ दिया क्योंकि उसकी नजर अब बोरी के ऊपर भी पड़ गई थी। जो बोरी हिल रही थी, जरूर उसके अंदर कोई एनर्जी, कोई एंटिटी थी। खैर वो इन चीजों को इग्नोर करते हुए यहाँ से बाहर निकल आता है। हम देखते हैं कि मैथ्यू ने क्लेयर के लिए एक स्टूडियो भी बनाया था। वो दोनों ही सिंगर थे। मैथ्यू चाहता था कि वो दोनों यहाँ पर अपने गाने गाए, लेकिन शायद अब क्लेयर इस स्टूडियो को देखे बिना ही मर जाती। वो अपने कजन के साथ यही सारी बातें कर रहा था कि अचानक उसे क्लेयर की आवाज आती है। वो भागकर कमरे में जाता है तो देखता है कि क्लेयर तो सो रही थी, यानी ये उसका वहम था। अब अगले दिन जब वो खाना बनाने लगता है तो दोबारा उसे किसी औरत की आवाज़ें सुनाई देती हैं अपने मोबाइल के रेडियो पर, और इस आवाज को सुनकर इस मर्तबा वो बुरी तरह डर गया था। रात में भी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। उसे अभी भी किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और अब ये आवाज काफी क्लियर थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे क्लेयर कह रही हो पता नहीं क्यों कैंसर मुझे हो गया, कैंसर तो मैथ्यू को होना चाहिए था। और ये बात सुनकर मैथ्यू को गुस्सा आ जाता है कि वो क्लेयर के लिए कितनी मेहनत कर रहा है और क्लेयर ऐसी बातें कर रही है। उसे में वो क्लेयर के रूम में जाता है तो देखता है कि क्लेयर तो सो रही थी, उसने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। वो समझ गया कि बेसमेंट में वो जो बोरी लेकर आया था उसके अंदर की पावर से शायद ये सब कुछ कर रही है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि दोबारा मैथ्यू का कजन उसके पास आता है। ये लोग यहाँ पर गोल्फ खेलने लग जाते हैं और गलती से उनकी बॉल बेसमेंट के उसी कमरे में चली जाती है जहाँ पर जाना किसी को भी मना था। मैथ्यू का कजन जब ये बॉल लेने वहाँ जाने लगता है तो मैथ्यू से रोक देता है और खेलने से ही मना कर देता है। मैथ्यू के कजन को ये बात काफी अजीब लगी, इसलिए मैथ्यू के यहाँ से चले जाने के बाद वो उस रूम को खोल देता है। न सिर्फ उसने इस रूम को खोला था, उसने तो उस बोरी को भी देख लिया था। ऐसे रिचुअल के कई रूल्स टूट गए थे और हो सकता था कि अब रिचुअल उल्टा पड़ जाए। ये लड़का जब जाकर मैथ्यू से उस बोरी के बारे में पूछता है तो मैथ्यू उसके ऊपर गुस्सा होने लगा। आखिर तुमने वो कमरा खोला ही क्यों, तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए था। गुस्सा करने के बावजूद भी मैथ्यू उस आदमी को कुछ नहीं बताता, बस इतना ही कहता है कि मैं अपनी वाइफ को ठीक करना चाहता हूँ। खैर वक्त गुजरता रहता है और मैथ्यू के साथ अजीब चीजों का होना जैसे अब रूटीन बन चुकी थी। उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी, अजीबोगरीब कॉल्स आती थी, यहाँ तक कि अब उसे एक लड़की भी नजर आने लगी थी जिसके हाथ पे काला निशान बना होता था। इन चीजों से वो अब डरने भी लगा था। अब एक दिन मैथ्यू को एक पार्सल रिसीव होता है। ये पार्सल क्लेयर ने अपने लिए मंगाया था। जैसे ही मैथ्यू ये पार्सल खोलता है उसके अंदर से निकलता है उसकी वाइफ क्लेयर का कटा सर। देखकर वो पूरी तरह घबरा जाता है और इस बॉक्स को अपने से दूर फेंक देता है। उसकी चीख की आवाज सुनकर क्लेयर भी व्हील चेयर पे बैठकर बाहर आती है और उस बॉक्स को उठाते हुए दिखाती है कि उसमें तो सिर्फ उसकी मंगवाई हुई विग थी। चीजें काफी खतरनाक होती जा रही थी। अब तो अपनी हालत से भी मैथ्यू को शदीद डर लगने लगा था। वो इन सब चीजों के बारे में एल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एल
उसका फोन नहीं रिसीव करता। एल का एड्रेस भी उसे नहीं मालूम था कि वो जाकर उससे मिले। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर की तबीयत में काफी सुधार आ रहा था। ऐसे जैसे वो रिचुअल उसका काम करने लगा हो, वो खुद ही व्हील चेयर पे बैठ कर किचन तक आती है। ये देखकर मैथ्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मैथ्यू अब स्टोव की तरफ मुड़कर कुकिंग करने लग जाता है। तभी एकदम से कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। पहले मैथ्यू को लगा कि शायद ये क्लेयर है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ की तरफ देखा, ये काला और खौफनाक हाथ था जिससे वो डर गया। उसे मालूम हुआ कि उसके पीछे जो उसकी वाइफ थी वो भी असल में क्लेयर नहीं बल्कि वो एंटिटी थी। ये देखकर वो गुस्से में एंटिटी से कहता है, चली जाओ यहाँ से। पीछे मुड़ने पे उसने देखा कि उसकी वाइफ क्लेयर अभी तक व्हील चेयर पर बैठी थी। वो जो इस सारे रिचुअल के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसे लगता है कि मैथ्यू ने उसे डांटा और उसे डिसरिस्पेक्ट करके यहाँ से जाने को बोला, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। क्लेयर ने इस चीज का सदमा अपने ऊपर ले लिया था। रात में वो अपनी नस काट लेती है। जैसे ही मैथ्यू ये चीज दिखता है तो फौरन डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन कॉल दूसरी तरफ से कोई एंटिटी उठाती है और उससे कहती है कि ये सब तुमने किया है, तुमने अपनी वाइफ क्लेयर को मारा है। एकदम से चाकू मैथ्यू के हाथ में आ जाता है और मैथ्यू होश में आता है। उसे मालूम होता है कि ये सब एक सपना था। फिर अगले दिन देखने को मिलता है कि जब मैथ्यू अपने कमरे में सो रहा था तब क्लेयर अपने पाँव पे चलकर खुद उसके पास आती है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो पहले से काफी ठीक हो रही थी। वो आकर मैथ्यू के पास लेट गई। कुछ देर यहाँ उन्होंने बातें की, जिसके बाद क्लेयर उठकर वॉशरूम के लिए चली गई। उसके वॉशरूम में जाते ही यहाँ पर मैथ्यू को कॉल आती है। कॉल पे दूसरी तरफ क्लेयर थी और ये जानकर उसकी होश उड़ गई, क्योंकि अभी जो उसके पास लेट कर गई थी वो कोई क्लेयर नहीं बल्कि क्लेयर के भेस में एक एंटिटी थी। वो भागकर क्लेयर को देखने के लिए रूम में आता है। क्लेयर सच में अपने रूम में थी। डर में भागकर वो इस कमरे से बाहर आता है तो अब उसे वही एंटिटी दिखाई देती है जिसे पहले भी कई मर्तबा वो देख चुका है। उसके हाथ पे हमेशा काला निशान बना रहता है। इस एंटिटी से डरते हुए मैथ्यू को पता ही नहीं चलता कि कब वो बेसमेंट में उसी कमरे में चला गया जहाँ पे जाना मना था। अब उसकी नजर उस बोरी के ऊपर भी पड़ जाती है। डर कर उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाती है और बोरी में से एक हाथ निकल कर उस टॉर्च को उठा लेता है। ये भयानक हाथ देखकर डरते हुए मैथ्यू कहता है, चली जाओ पसंद है। और वो हाथ भी जैसे उसकी बात मानते हुए अंदर चला गया था। मैथ्यू ने अब इस रूम के डोर को लॉक भी कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे आवाजें साफ सुनाई दे रही थी कि प्लीज मुझे निकलने दो यहाँ से। वो दोबारा क्लेयर के रूम में आता है तो देखता है कि क्लेयर वहाँ थी ही नहीं। उसे ढूंढते हुए वो स्टूडियो में आ जाता है जहाँ क्लेयर अपना स्टूडियो देखकर बहुत खुश थी। वो क्लेयर को सब सच बताना चाहता था। वो बता देता है कि क्लेयर, मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए एक कल्ट ज्वाइन किया है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये रिचुअल तुम्हें पहले जैसा कर देगा, बस मुझे इस रिचुअल के लिए कोई कीमत अदा करनी होगी। क्लेयर पूछती है, कैसी कीमत? मैथ्यू बताता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोई कीमत चुकानी है। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि इतनी देर में मैथ्यू को क्लेयर की नर्स की कॉल आती है जो क्लेयर की तबीयत के बारे में पूछ रही थी। मैथ्यू उसे बताता है कि क्लेयर पहले से बिल्कुल ठीक हो चुकी है और ये खबर सुनकर नर्स भी शॉक रह चुकी थी, क्योंकि उसने तो यही बताने के लिए कॉल की थी कि क्लेयर के पास अब 2 से ज्यादा दिन नहीं है। जितना हो सके उसके साथ रहे और इस हकीकत को अपना ले। जब तक मैथ्यू नर्स से बात कर रहा था, क्लेयर अब उस बेसमेंट वाले कमरे में चली जाती है। इस बोरी को देखते ही क्लेयर की तबीयत अजीब होने लगी थी और एकदम से वो बेहोश हो गई। मैथ्यू भी ठीक वक्त पर क्लेयर के पास आ चुका था। वो जल्दी से क्लेयर को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और वो क्लेयर को ऐसे ही नहीं देख सकता था। वो सोचता है बस बहुत हो गया। वो अब इस बोरी को उठाकर घर से बाहर फेंकना चाहता था, क्योंकि वो और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब ये बोरी पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई थी। उससे अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रही थी। वो यहाँ एल को कॉल करता है, लेकिन एल कॉल रिसीव नहीं करता। तब वो एल को एक मैसेज ड्रॉप कर देता है कि वो उस बोरी को फेंक रहा है। ऐसा करते हुए उसने एक और रूल रिचुअल करके तोड़ दिया था कि उसने इस बोरी को हाथ लगा दिया था। ये सब करने के बाद जब लैपटॉप पे मैथ्यू अपना काम करने के लिए बैठता है तो एकदम से उसके लैपटॉप पे भयानक तस्वीरें आने लगती है। ये सब क्लेयर की टेस्ट रिपोर्ट्स थी, जिन्हें देखकर वो घबरा गया। इससे पहले कि वो पूरी तरह पागल होता, अब वो फैसला करता है कि किसी तरह वो एल को ढूंढ के रहेगा। वो अब उसी बार में जाता है जहाँ पहली मर्तबा उसे एल मिला था। बार में काम करने वाली लड़की मैथ्यू की दोस्त थी। वहाँ के डाटा के जरिए वो एल के घर का पता चला लेते हैं। बिना वक्त ज़ाया किए वो एल के घर जाता है तो दरवाजा नॉक करने पर ये दरवाजा एक लड़की खोलती है। मैथ्यू बुरी तरह शॉक था, क्योंकि ये वही लड़की थी जो उसे बार बार अपने घर पे दिखाई देती थी, जिसके हाथ पे काला निशान था हर वक्त। ये लड़की काफी अजीब थी। इसे बात करने पे मैथ्यू को पता चला कि ये एल की बेटी है। अब वो एल को बुला कर लाती है।
जब एल यहाँ पे आता है तो उसकी बेटी एल से कहती है इसे समझा दे कि इसे हर चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर मैथ्यू शेर से खड़ा हो जाता है और उस बच्चे के डैड यानी एल उसे समझाते रह जाते हैं। ठीक है, मैं समझा दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। अब एल मैथ्यू के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने रिचुअल का कोई रूल तो नहीं तोड़ा। जब मैथ्यू यहाँ कुछ नहीं बताता तो एल उससे कहता है देखो, इस रिचुअल के अंदर बहुत सी एंटिटीज इन्वॉल्व करती हैं और वो सब तुम्हें डराएंगी। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। तुम्हें उन चीखों की आदत अब हो जानी चाहिए। देखो, अभी तो तुम्हें इस तरह की और भी बड़ा कुछ बर्दाश्त करना है। मैथ्यू एल से कहता है आप साफ साफ बात क्यों नहीं करते, जिस पर एल अब उसे उस बोरी की कहानी सुनाता है। असल में उस बोरी के अंदर जो एंटिटी है वो किसी को भी ठीक नहीं करती, वो बस उसका रिप्लेसमेंट उन्हें दे देती है। उसे समझाने के लिए एल बताता है कि तुम्हें यहाँ जो मेरी बेटी नजर आ रही है वो मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी मर गई है और ये मेरे साथ कोई और रहती है। ऐसा ही अब तुम्हारे साथ होगा और ये सच्चाई तुम्हें मान लेनी चाहिए। यदि वो एंटिटी इनकी विश ऐसे ही पूरी नहीं करती थी, वो एंटिटी इनकी ख्वाहिश, इनकी विश पूरी करने के लिए इनकी उसी विश की कुर्बानी ले लेती थी। जैसे एल अपनी बेटी को सही करना चाहता था और उस एंटिटी ने उसकी बेटी को ही मार दिया और यहाँ उसका रिप्लेसमेंट उसे दे दिया। ऐसे ही अभी एंटिटी मैथ्यू के साथ करने वाली थी, यानी वो क्लेयर का इलाज नहीं कर रही थी बल्कि वो क्लेयर को मार देती और क्लेयर के बदले फिर मैथ्यू के साथ कोई और रहता। मैथ्यू एल से पूछता है फिर आपकी बेटी, उसकी बॉडी कहाँ है। एल उसे बेसमेंट में ले जाता है जहाँ वो देखता है कि असल में एल की बेटी उल्टियाँ कर रही थी, वो भी काले रंग की। उसका मुंह बहुत ही डरावना दिख रहा था। डरकर मैथ्यू वहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल आता है। वो जैसे ही घर पहुंचा उसे दरवाजे पे अपना कजन नजर आया, जिसे लेकर वो फौरन अंदर चला गया। वो अपने कजन से कहता है कि मैं क्लेयर को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते अब बहुत देर हो चुकी थी। क्लेयर पहले से ही मर चुकी थी। उसकी मौत मैथ्यू को बुरी तरह तोड़ देती है। घंटों वो यहाँ बैठकर रोने लग जाता है। उसके कजन को उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। रोते रोते एकदम से मैथ्यू उठा और उसने अपने कजन को कहा चलो मेरी मदद करो। इस लड़की को समझ नहीं आ रही थी कि 1 मिनट में मैथ्यू को हो क्या जाता है। वो अपने कजन के साथ मिलकर उस बोरी को उठाकर अब इस कमरे में ले आया। बैग को यहाँ लाने के बाद मैथ्यू क्लेयर की लाश को इस बैग के अंदर डाल देता है। उसके कजन को लग रहा था कि मैथ्यू को गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। क्लेयर की लाश को इस बोरी में डालने के बाद मैथ्यू इसे बंद कर देता है और मैथ्यू का कजन उसे इस कमरे से बाहर लाकर कमरा लॉक कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब मैथ्यू इस लाश के साथ कुछ और भी बुरा करेगा। अब वो मैथ्यू को वार्न करता है कि खबरदार, तुम अगर इस कमरे में गए तो मैं खुद अब वहाँ जाऊंगा और क्लेयर की डेड बॉडी को बाहर लेकर आऊंगा। वो जैसे ही कमरे के अंदर गया तो दिखाया गया कि अब उस बोरी के अंदर से खौफनाक एंटिटी बाहर निकली। वो बड़े बड़े अपने हाथों से इस आदमी का पूरे तरीके से मर्डर कर देते हैं। बुरी हालत में मैथ्यू का कजन कमरे से बाहर निकलता है, जिसको देखकर मैथ्यू भी शॉक था। फिर उसे एंटिटी का डरावना हाथ दिखाया जाता है और एकदम से एंटिटी उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पूरी तरह हम एंटिटी को तो नहीं देख पाते, लेकिन ये जरूर दिखाया जाता है कि वो एंटिटी मैथ्यू के मुंह के अंदर काली उल्टियाँ कर रही है और सीन यहीं से कट हो जाता है। मैथ्यू के घर पर इस टाइम नर्स आई थी क्लेयर की तबीयत को देखने के लिए। मैथ्यू जाकर दरवाजा खोलता है और हम ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मैथ्यू बिल्कुल ठीक था। अभी जो एंटिटी उसके ऊपर उल्टियाँ कर रही थी, ऐसा कोई भी सिम्टम उसके साथ नहीं था। वो इस नर्स के साथ भी ऐसे एक्ट करता है जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो, जैसे क्लेयर भी जिंदा हो। वो नर्स को लेकर अंदर आ जाता है और जब नर्स उससे क्लेयर के बारे में पूछती है तो वो उससे कहता है जाओ जाकर कमरे में उसे देख लो। ये सब मैथ्यू ने जानबूझ के किया था। मैथ्यू चाहता था कि क्लेयर के कमरे में अभी वो एंटिटी थी और इस नर्स के चाहते ही वो एंटिटी इस नर्स को मार देती है और फिर उसे उठाकर बोरी में डाल देती है। इस नर्स की कुर्बानी के बदले वो एंटिटी मैथ्यू को क्लेयर को जिंदा कर देती है। असल में उसने क्लेयर को जिंदा नहीं किया था, बस क्लेयर की बॉडी को जिंदा कर दिया था और उसकी बॉडी के अंदर इस टाइम थी कोई और ही एंटिटी जो पूरी जिंदगी अब मैथ्यू के साथ ही रहने वाली थी। अब इस रिचुअल का एक पार्ट जो मैथ्यू को अभी भी पूरा करना था, उसे अपनी विश पूरी करने के बाद ये बोरी किसी और को देनी थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एल ने उसे दी थी। इसके लिए वो बाहर में अपनी एक दोस्त से मिलता है। उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार थी। वो इस लड़की को अपनी बातों में लगा लेता है कि तुम एक रिचुअल करो और उससे तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो लड़की भी उसकी बात क्यों ना मानती, उसके सामने तो एविडेंस था कि मैथ्यू की इतनी बीमार वाइफ अब उसके साथ बार में आया करती थी, डांस करती थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। हालांकि वो क्लेयर की हकीकत नहीं जानती। मैथ्यू की बातों में आकर वो इस बोरी को अपने घर ले जाती है। मैथ्यू का सारा रिचुअल, सारा मकसद पूरा हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। कहानी शुरू होती है एक जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी पागलों की तरह इस जंगल से निकलने की कोशिश में था। जंगल इतना घना था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। ये इंसान
सूरज को देखते हुए आगे बढ़ा था, लेकिन अब सूरज भी ढल चुका था। लेकिन उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक पॉइंट आया जहाँ एक फेरी के स्केलेटन पे उसे लिखा मिला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। इस बोर्ड को देखकर परेशानी उसके चेहरे पे साफ जाहिर थी। अंधेरा गहरा हो जाता है और एकदम से सारे परिंदे उड़कर यहाँ से चले जाते हैं। छुपने की कोई जगह भी नहीं थी। यह आदमी बहुत ज्यादा डर रहा था, इसीलिए दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी बदकिस्मती कि वो इतने ऊंचे दरख्त से गिर गया। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता, हम देखते हैं कि कोई उसे खींच के ले गया। खींचने वाला कौन था ये नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें इस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई दी गई। सीन कट होता है और हमें 6 दिन बाद शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मीना की कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी सिवाय एक बहन के। इस टाइम वो जिस पेट स्टोर पे काम कर रही थी, उसके बॉस उसे एक पैरट को जू पे छोड़कर आने का ऑर्डर देते हैं। मीना इस पैरट को उठाकर अपने घर ले जाती है क्योंकि उसे अगले दिन जू जाना था। रात उसने इस पैरट के साथ गुजारी और फिर सुबह होने पर वो इस पैरट को लेकर जू के लिए निकल गई। लंबी सड़क पर चलते चलते एकदम से शायद उसने गलत टर्न ले लिया और वो पहुंच गई जंगल के बीचों बीच। ये वही जंगल था जहां हम पहले एक आदमी को गायब होता देख चुके हैं। पहले तो वो अपनी गाड़ी के जरिए ही इस जंगल के अंदर जाती रही, लेकिन जब उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आया तो उसे इस गाड़ी से उतरना पड़ा। उसे लगा कि शायद यहाँ करीब कोई होगा जिससे वो मदद मांग ले। वो अपने पैरट को लेकर आगे बढ़ने लग जाती है। अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। एकदम से पहले की तरह ही सभी परिंदे इन दरख्तों से उड़ जाते हैं। मीना को अब डर लगने लगा था क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही थी। उसे अपने करीब किसी के होने का भी एहसास होता है। दूर एक बूढ़ी औरत भाग रही थी। मीना भागते हुए उसका पीछा करती है। वो उसे मदद मांग रही थी, लेकिन वो औरत रुकती नहीं, भागती रहती है। मीना जब उसका पीछा करते करते थक गई तो वो वहाँ रुक गई। उसके रुकने पर बूढ़ी औरत ने उसे आवाज देकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तेजी से भागकर हमारी तरफ आओ। ये सुनते ही मीना दोबारा उस बूढ़ी औरत की तरफ भागी और वो बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उसे एक घर में ले आई। घर आते ही उसने इस घर को लॉक कर लिया। ये कोई घर नहीं था बल्कि एक काफी अजीब कमरा था जिसपे एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। इस बूढ़ी औरत के साथ यहाँ 2 और लोग भी थे। मीना घबराकर इन लोगों से पूछती है ये कौन सी जगह है। ये लोग कोई जवाब नहीं देते और उसे मिरर के सामने खड़े होने को कहते हैं क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना पूछती है आखिर कौन देखने आ रहा है, तो वो बूढ़ी औरत मेडलाइन जवाब देती है हमें वॉचर्स देखने आ रहे हैं। एकदम से यहाँ अजीबोगरीब आवाजें भी गूंजने लगी। इस बूढ़ी औरत ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश है, वो यहाँ तालियां बजा रहे हैं तुम्हारे लिए। मीना बुरी तरह कंफ्यूज थी। मेडलाइन जिन्हें वॉचर्स कह रही थी उन्हें ना तो अभी तक मूवी में दिखाया गया और ना ही मीना या किसी और ने उन्हें देखा था। ये रात गुजर जाती है। सुबह होने पर ये लोग इस जगह से बाहर निकल आते हैं। मेडलाइन बताती है कि वो वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त हम लोग जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना को इस जंगल में नहीं रहना था, वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर मेडलाइन कहती है ये तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं, इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ तो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरट को लिए आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ने पर उसे भी वही साइन दिखाई दिए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले। इन्हें देखकर वो घबरा तो गई, लेकिन पहले वाली लड़की की तरह ही वो सूरज को देखकर सूरज की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही, पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। एकदम से उसे जमीन के नीचे हलचल महसूस हुई। वो डर गई और वापस उसी घर की तरफ भागी। वो हार चुकी थी। यहाँ मेडलाइन उसे हौसला देती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई, हम भी तुम्हारी तरह ही हार कर यहाँ रुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ लेकर आता है और फिर अजीब अजीब चीजें इंसानों को दिखाता है। ये तुम्हें पागल भी कर सकता है, इसीलिए अगर जिंदा रहने चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। ये जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार। मेडलाइन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है जो कि जंगल में गोल दायरे में लगाए गए थे। मेडलाइन बताती है कि ये हमारे घर से आधे दिन के फासले पे लगे हैं, अगर इससे आगे गए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी भी ये तुम्हें नजर आए तो तुम इन्हें इग्नोर मत करना। मीना पूछती है ये सब किसने बनाया, तो वो जवाब देती है ये एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात हो जाती है कि लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज किरा नामी लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है ये सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा ही रहना पड़ता था। ये लोग जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते थे। रात में तो इन्हें सिर्फ वॉचर्स का मसला था, लेकिन दिन में भी इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये जंगल से हर रोज कुछ न कुछ हंट करके लेके आते थे जिनसे इनका गुजारा होता था। अगले दिन कीरा और मीना दोनों जंगल में खाना इकट्ठा करने के लिए जाती है।
मीना कीरा से सवाल करती है आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या हैं? कीरा बताती है मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैडेलाइन के पास एक थ्योरी है। उसके मुताबिक ये वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने इन वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा अब उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है ऐसे बहुत से गड्ढे जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त ये सारे के सारे वॉचर्स इन गड्ढों में रहते हैं और रात में वो यहाँ से बाहर निकल आते हैं। मीना कीरा को बताती है कि उन्हें यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। कीरा का हस्बैंड जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला है। उसे उम्मीद है कि वो जरूर रास्ता ढूंढ कर वापस आएगा और वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हमें मालूम होता है कि असल में कीरा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा, जिसे को यहाँ से ले गया। अपने घर के करीब वापस आने पर मैडेलाइन मीना को 3 रूल समझाती है यहाँ पर जिंदा रहने के। सबसे पहला कि वो रात के वक्त अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा कि रात में वो आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी। और तीसरा ये कि दिन के वक्त वो उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। अब इस रात मीना उन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए वो मिरर के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वो मिरर की तरफ अपनी कमर कर लेती है और ऐसा करने पर उन वॉचर्स को गुस्सा आ चुका था। वो लोग जोर जोर से उस मिरर को मारने लग जाते हैं, यहाँ तक कि मिरर के अंदर क्रैक भी आ जाता है। शोर से मैडेलाइन भी उठ जाती है और वो मीना को मिरर की तरफ खड़े रहने को कहती है। ऐसा करने पे उनका गुस्सा ठंडा हो सकता था। खैर ये रात भी कट जाती है और अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना क्योंकि अपने अच्छे दिन यहाँ जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। वो डैनियल से पूछती है क्या आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा? डैनियल ना में जवाब देता है। तब मीना डैनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मैडेलाइन की बनाई हुई कहानियां हैं जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है। हमें जरूर इन गढ़ों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल जो कि खुद यहाँ से बाहर जाना चाहता था ना की बातें मान लेता है और अब मीना अपने साथ रस्सी बांधकर उस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डैनियल ने पकड़ा हुआ था कि अगर मीना को कुछ भी हो वो जल्दी से मीना को बाहर की तरफ खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। मीना इस सामान को इकट्ठा कर लेते हैं, जरूर वो जंगल में फंसे हुए इंसानों का ही सामान होगा। रस्ते के सहारे मीना और डैनियल उस सामान को बाहर ले आते हैं और इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकलती उसे गड्ढे के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं। वो ठीक से तो नहीं देख पाई कि ये क्या चीज थी, लेकिन वो डर गई। ये लोग उस सारे सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में आ गए जहाँ मैडेलाइन ने उससे पूछा कि ये सामान तुम्हें कहाँ से मिला। ये लोग झूठ बोल देते हैं कि ये सामान उन्हें जंगल से मिला है। मैडेलाइन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा गुजर चुका था। वो जानती थी कि ऐसा सामान उसे जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती रह जाती है बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा, लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। अब इन लोगों को गड्ढे से एक कैमरा भी मिला था। इस कैमरा को सीसीटीवी कैमरा बनाकर डैनियल और मीना इस घर के बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग भी वॉचर्स को देख पाएं। मैडेलाइन उनको समझाती रह जाती है ये तुम गलत कर रही हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते। आज ये लोग वॉचर्स के इंतजार में बैठे थे ताकि इन्हें वो देख पाएं। अभी तक वॉचर्स नहीं आए थे, लेकिन आज इनके साथ कुछ अजीब होता है। उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। ये लोग कैमरे से देखते हैं तो वहाँ उन्हें इंसानी टांगे दिखाई दे रही थी। बाहर जो कोई भी था वो कीरा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगा कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठकर के दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मैडेलाइन उसे रोक देती है और कहती है तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती, मैं जानती हूँ भाई तुम्हारे हस्बैंड नहीं है। कीरा को मैडेलाइन की बातों पे यकीन नहीं था, इसीलिए मैडेलाइन कहती है तुम इसका इम्तिहान ले लो, तुम मुझसे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कीरा बाहर खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ जाते हैं कि ये वॉचर ही है। ये जब दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर इनके बाहर लगाए हुए कैमरा को तोड़ देता है। सभी वॉचर अब गुस्से में आ चुके थे। वो इनके घर के बाहर लगा हुआ शीशा भी तोड़ने वाले थे, लेकिन ये सब लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। उनके ऐसा करने पर वॉचर्स ने शीशा तोड़ना बंद कर दिया और वो इनको मारने नहीं आए। रात इनके साथ ये काफी सारी गलत चीजें हो गई थी, इसीलिए डैनियल और मीना ने डिसाइड किया कि वो मैडेलाइन को सच बता देंगे कि वो गड्ढे में गए थे। और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने एक रूल तोड़ दिया था। मैडेलाइन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है और अब ना चाहते हुए मीना भी यही रहने वाली थी। वक्त गुजरता गया, मौसम भी बदल गया, सर्दियां आ गई थी, लेकिन अभी तक ये लोग यही फंसे थे। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते की तलाश में जाती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता था। उसने एक नक्शा भी बनाया था
उसे यकीन था कि कभी तो वो ये नक्शा पूरा कर ही लेगी। सर्दियों की वजह से इन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था और खाना ना मिलने की वजह से इनकी दिमागी हालत खराब होती जा रही थी। और इसी सब में मेडेलिन और डैनियल का झगड़ा हो जाता है। उसे में वो मेडेलिन के साथ साथ मीना को भी बाहर ही छोड़ के कीरा को सेफ हाउस में ले जाकर लॉक कर देता है। अंधेरा भी होने वाला था। मेडेलिन और मीना बहुत दरवाजा खटखटाती है, डैनियल की मिन्नतें करती है कि प्लीज ये दरवाजा खोल दो, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। फिर अंधेरा भी हो गया और मजबूरन इन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने दरख्त के नीचे खड़ा होना पड़ा। अब तो इन्हें वॉचर्स के आने की आहटें भी सुनाई दे रही थी। इस टाइम मीना और मेडेलिन के साथ हम ऑडियंस को भी इन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। ये लोग लंबे लंबे, पतले और खतरनाक थे। अपने गढ़ों से निकलकर ये सब इंसानों को देखने के लिए इस सेफ रूम तक पहुंचते हैं। और जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मेडेलिन वहाँ नहीं है, तो उनको खाने के लिए ये लोग जंगल में उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। और इन क्रिएचर्स के दूर जाते ही मीना और मेडेलिन को मौका मिल जाता है दोबारा अपने सेफ हाउस तक आने का। इस मर्तबा वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और आखिर डैनियल उनके लिए दरवाजा खोल ही देता है। ये लोग घबराए हुए थे क्योंकि इन लोगों ने अब वो क्रिएचर देख ली थी। मेडेलिन इन सब से आकर कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ पे फंस गई। असल में मैं इन्हीं क्रिएचर्स की तलाश में यहाँ आई थी, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ रखा था कि ये सारी क्रिएचर्स परियां हैं, फेरीज हैं। लेकिन यहाँ आकर मैंने जब इन्हें देखा तो मुझे पता चला कि ये तो मॉन्स्टर यानी राक्षस हैं और साथ ही साथ काफी अक्लमंद भी। ये लोग भेस बदल सकते हैं। मैंने जिसको देखा था उसने बिल्कुल मेरे जैसा ही अपना रूप बना लिया था, बस उसके बाल थोड़े बिखरे हुए और आंखों के नीचे गढ़े थे। मैंने उनकी इन हरकतों से अंदाजा लगाया कि वो हम जैसा बनने के लिए हर रोज कुछ सीखते हैं, इसीलिए ये हर रोज आकर हमें ऑब्जर्व करते हैं और जो जो काम हम करते हैं वैसे ही काम ये लोग करने लग जाते हैं। इनकी इन्हीं बातों के दौरान दोबारा दरवाजे पे खटखटाहट होती है। ये क्रिएचर्स अब इन्हीं की तरह बोल रही थी। वो अंदर आना चाहती थी लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल सकते थे। अगर ये दरवाजा ना भी खोलते फिर भी क्या हो जाता, उन क्रिएचर्स में इतनी ताकत थी कि वो इस लोहे के दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाएं। इन लोगों को कहीं छुपना था। सभी को कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर अचानक डैनियल की नजर फर्श पे पड़ती है। यहाँ फर्श थोड़ा ऊपर नीचे था। वो जैसे ही कारपेट उठाकर दिखता है तो नीचे एक बंकर था। ये लोग बिना वक्त जाए किए उस बंकर का दरवाजा खोल के उसके अंदर चले जाते हैं और फिर बंकर बंद कर लेते हैं। ये लोग इस चीज से हैरान थे कि ये बंकर इतने अरसे से यहाँ था और इन लोगों को पता भी नहीं चला। इस बंकर के नीचे बहुत फैसिलिटीज थी, हजारों दिन का खाना, बहुत सारे टीवी, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सा जरूरत का सामान रखा था। मीना जानना चाहती थी कि आखिर ये जगह किसने बनाई, इसीलिए वो इस कंप्यूटर को ऑन कर लेती है। इस कंप्यूटर में इंटरनेट तो नहीं था लेकिन बहुत सा डाटा सेव था, जिसे खोलने पर इन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। ये असल में प्रोफेसर को इन क्रिएचर्स के बारे में पता था। वो इन क्रिएचर्स पर रिसर्च करना चाहता था, इसीलिए उसने ये बंकर बनाया था। वो इस बंकर में रहता था। पैसों का लालच देकर वो दूसरे इंसानों को यहाँ लेकर आता था और रात के वक्त उन्हें ऊपर रूम्स में छोड़कर खुद इस बंकर में आकर छुप जाता था और वो मॉन्स्टर फिर उन इंसानों को खा जाया करते थे। अपनी सारी रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि ये क्रिएचर कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि असल में फेरीज थी जो पहले इंसानों के साथ रहती थी, लेकिन फिर इंसानों ने इन्हें धोखा दिया। इन्हें यहाँ जंगलों में फंसाकर वो यहाँ से निकल गए और काफी साल जमीन के नीचे रहने की वजह से इनका जादू और इनके पर चले गए। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि सारी रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली जो रोशनी में भी उन गढ़ों से बाहर आ सकती थी। वो अच्छी थी, उसे डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं। डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ ले आया। वो फेरी मार्टिन के साथ रहकर सब कुछ सीख गई, लेकिन थोड़े अरसे बाद इन दोनों के अंदर कोई लड़ाई हो गई। इस कंप्यूटर में बहुत सी वीडियोस थी और हर वीडियो में डॉक्टर मार्टिन ने कुछ न कुछ बताया हुआ था। मीना बस ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, इसीलिए वो सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है जिसमें वो देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाले है। मरने से पहले वो इस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है और कहता है कि शाम में जिस डायरेक्शन में परिंदे भागते हैं उसी डायरेक्शन में भागने से वो लोग इस जंगल से निकल सकते हैं। उसने इस रिकॉर्डेड मैसेज में कहा था कि अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना। बस कुछ राज से रहने चाहिए। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैं वो दुनिया नहीं बना सका जिसका मैंने ख्वाब देखा था। मैं इंसानों और फेरिस को एक साथ नहीं रख पाया। खैर आज रात इनकी काफी खुशी में कटती है क्योंकि इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। सभी लोग अब बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इनका सेफ हाउस ऑन वॉचर्स ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये लोग अब यहाँ जंगल से निकलने के रास्ते में बढ़ जाते हैं। वो परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर बता रहे थे वो तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन इन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद पैरट को आजाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वो उड़ता है ये लोग उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। चलते हुए रास्ते में इन्हें एक कब्र मिली।
मेडेलाइन इस खबर को देखकर बताती है कि एक वक्त था जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा किया, धोखा किया और इन्हें यहाँ जंगलों में छोड़कर वो चले गए। और क्योंकि इन फेरीज ने अपने पर और अपनी जात को खो दिया, इसलिए अब कभी वो इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकते। चलते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुंच गए। फाइनली इस नदी के जरिए ये लोग इस जंगल से निकल सकते थे। शाम भी हो चुकी थी। वो फेरीज, वो वॉचर्स अब जमीन से बाहर निकलने लगे थे। इससे पहले कि ये लोग डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते, डेनियल को यहाँ अपना साथी जॉन मिल जाता है। वो जख्मी हालत में था। डेनियल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सब अपनी बोट में बैठ गए थे। इससे पहले कि डेनियल वापस आता, ये लोग देखते हैं कि डेनियल जिसकी मदद करने गया वो कोई इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाली फेरी थी, जिसने अब उनकी आंखों के सामने डेनियल का रूप ले लिया था। ये सब लोग डेनियल के लिए कुछ नहीं कर पाते। उस फेरी ने अब डेनियल के माथे पे एक निशान बनाते हुए उसे जान से ही मार डाला था। इन्हें मालूम होता है कि फेरीज ये नदी पार नहीं कर सकती और फाइनली ये लोग खुद इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि अब मीना डॉक्टर मार्टिन के कहे के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी में उनका सारा डाटा खत्म करने के लिए आई है। और इससे पहले कि वो उनका रिसर्च डाटा डिलीट करती, उसे इसके जरिए एक नई बात पता चलती है कि जब हजारों साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे तो तब इनकी शादी भी हो जाया करती थी। ऐसे इंसानों और फेरीज के बच्चे भी हुए जिन्हें हाइब्रिड्स कहा जाता है। उसे यहाँ पे ये बात भी पता चली कि मेडेलाइन जो उन्हें वहाँ मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की वाइफ ही थी। वो कंफ्यूज हो जाती है कि मेडेलाइन ने उसे ये बातें क्यों नहीं बताई। इस सारी कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वो कीरा के पास आती है और उसे बताती है कि जिस मेडेलाइन से हम जंगल में मिले थे वो असल में प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ थी, लेकिन उसने हमें ये सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक भेस बदलने वाली फेरी ही थी। ये सुनकर कीरा हैरान हो जाती है। असल में काफी सालों पहले प्रोफेसर की वाइफ मेडेलिन लंग्स कैंसर की वजह से मर गई थी। प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते थे, वो उनके साथ ही रहना चाहते थे। और फिर प्रोफेसर को पता चला इन भेस बदलने वाली फेरीज के बारे में। अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए उसने उस फेरी को मेडेलाइन जैसा बना दिया। अभी ये सारी बातें मीना बता ही रही थी तो एकदम से उसे पता चला कि वो ये सारी बातें कीरा को नहीं बल्कि मेडेलिन को ही बता रही है, जिसने इस वक्त कीरा का भेस बदला हुआ था। जैसे ही असली कीरा यहाँ आती है, मेडेलिन उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो फौरन मीना पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज ही रहे। इससे पहले कि वो मीना को मार देती, वो उससे कहती है मैं इकलौती थी जो जंगल में सबसे अलग थी। वहाँ सारी फेरीज मेरा मजाक उड़ाती थी। मैं दिन के वक्त भी बाहर निकल सकती थी। इसी गुस्से में उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब मीना उसे कहती है तुम अलग नहीं थी, तुम बहुत ज्यादा खास थी। असल में तुम हाइब्रिड हो, आधी इंसान और आधी फेरी हो। इसी वजह से तुम फेरीज के साथ भी रह सकती हो और इंसानों के साथ भी, और यही वजह है कि तुम उस जंगल से बाहर निकल आई। मीना के सारा सच बताते ही एकदम से मेडेलिन के पास उसके पैर और उसके जादू वापिस आ जाता है, जिसके बाद वो मीना को यहीं छोड़कर यहाँ से उड़ जाती है। अब कहानी कुछ हफ्तों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ मीना अब अपनी बहन के पास गई है। जंगल और फेरी वाले सारे वाक्य के बाद वो काफी डर गई थी और अब वो अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। उसने अपनी बहन को बताया कि मुझे लगता है कि वो फेरी अभी भी मेरा पीछा करती है। तब मीना की बहन उसे कहती है तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और कहानी के आखिरी सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त भी मीना के घर के नीचे ही थी। ये कोई और नहीं बल्कि वो फेरी मेडेलाइन ही है जो इनकी दुनिया में इस बच्ची के रूप में रह रही है। और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।